नमस्कार सर। नमस्कार भाई, तुम चमक रहा है भाई, तुम नहा धो के बैठा हूँ मैं। एकदम। चल बहुत ही बढ़िया। और कैसा है? आज क्लास में थी क्या आज तेरी? हाँ, स्कूल की क्लास थी। स्कूल की क्लास थी? हाँ, स्कूल क्लासेस टेस्ट भी। चालू हो गई तभी ऑनलाइन चल रहे हैं? स्कूल क्लासेस के ऑफलाइन अभी तो स्टार्ट? ऑनलाइन है, 9 तारीख से ऑफलाइन। 9 तारीख से झारखंड में स्कूल खुल रहे हैं ना? हाँ, सबको 9 to 12। सही। तो स्कूल की टाइमिंग तेरी होती क्या है वैसे फिर नॉर्मली? स्कूल की टाइमिंग 7 to 11। 7 से 11। सही टाइम है यार, मतलब 11 बजे बाद खाली हो जाओ फिर, है ना? हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं होता, 4 ही घंटा ज्यादा। अलाउ किया है स्कूल में। मतलब फिर तो मतलब सरकार बिल्कुल ने। भी लोड नहीं है, मतलब, है ना? नहीं, उतना लोड नहीं। बस कॉपी लिखना है हमको और कुछ नहीं। चलो बहुत ही बढ़िया। तो अभिषेक, हम लोग शुरू करते हैं चीजों को, है ना? यस, एकदम। तो थोड़ा सा सबसे पहले अपने बारे में बता, अपना फैमिली बैकग्राउंड, और तूने कौन सा एग्जाम अभी क्रैक किया है, इन सब के बारे में, थोड़ा चीजों के बारे में बता थोड़ा सा। मेरा नाम अभिषेक रॉय है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और मैं अभी करेंटली 9th क्लास में हूँ। पिछले साल मैंने क्लास 8th में NSC-JS, जो कि IOQ-JS पिछले साल हुआ था, उसका फर्स्ट स्टेज जो कि NSC-JS है, उसको मैंने क्वालिफाई किया था। स्टेट टॉप 1% में मैं था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभिषेक एक बात बता, मतलब झारखंड वगैरह में जैसा कि हम मैं भी पढ़ता था वहाँ पर, तो वहाँ मतलब पढ़ाई को लेके इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, और खास करके मतलब 8 9 10th के लेवल में छोटे बच्चे बच्चे मतलब। में उतना अवेयरनेस नहीं थी, हाँ 11th 12th में थोड़ी बहुत आ जाती है। हाँ, 11 12th में बच्चे को पता लग जाता है कि चलो अपने को जे का एग्जाम देना है, डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है। लेकिन जैसे तूने 8th क्लास में ही एनएसईजीएस के बारे में सोचा, ये थॉट तेरे दिमाग में मतलब कहाँ से आया, किस चीज को जब लेके? मैं क्लास 7th में था, तो हम्म। मेरा एक दोस्त था। तो उसने मुझे ये एग्जाम के बारे में बताया। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये एग्जाम कब होता है। तो हम्म। मुझे पता चला कि ये 8 9 10 के बच्चे दे सकते हैं। तो हम्म। मैंने सोचा कि मैं 7th के बाद, जब 7th एंड हो जाएगा, तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा उसका। तो ओके। मैंने उसके बारे में और रिसर्च किया, तो मुझे अनअकैडमी के बारे में पता चला कि यहाँ हम्म। पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। उनके यूट्यूब चैनल को मैंने देखा। वहाँ पर NSC-JS के बारे में स्ट्रैटेजीज थी, मैंने उन्हें देखा। और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ अकेडमी से। तो मुझे सब्सक्रिप्शन लेने का, क्योंकि मैं बहुत सीरियस था। मुझे मेरा लास्ट चांस था क्लास 8 में NSC-JS क्वालिफाई करने का। तो मैं सीरियस था एकदम। तो मैंने पापा को कहा कि मुझे अकेडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो पापा ने उसे मुझे दिला दिया। तो वही मेरा जो 7th क्लास में मेरे दोस्त ने बताया था, तो वही मेरा एकदम मेरे माइंड को टर्निंग स्ट्रक कर पॉइंट गया। था मतलब वो हाँ, चीज एक। कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। और हाँ। ये मुझे निकालना था। ओके, मतलब दोस्त ने तुझे बताया था, तो दोस्त का क्या रहा, उसने निकाला कि नहीं निकाला उसने? नहीं, उसका तो नहीं निकला। उसका नहीं निकला। चलो, उसने कोई नहीं, कम से कम दोस्ती निभाई उसने पूरी, है ना? हाँ, एकदम। उसने तेरे को चीजों के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा कि तूने कम से कम ये चीजों को निकाला। यार एक जानना चाहता हूँ चीजों को, बोकारो में कुछ कुछ मतलब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स भी अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं, मैं एक दो के बारे में जानता हूँ, शायद तूने कभी नाम सुना हो नहीं सुना हो। एक एडू फोकस करके था, और दो तीन और इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके बारे में मुझे पता है चीजों के बारे में वहाँ पर। तो तूने मतलब ऑनलाइन कोचिंग को क्यों चुना, वो भी अनअकैडमी को? और क्योंकि जब मेरा ईयर था जो था, वो पूरा ही मीन्स ऑनलाइन था, लॉकडाउन था, तो कुछ था नहीं करने को। और जो हमारे यहाँ होता है ऑफलाइन में, कि जो 8 तक होता है, तो बच्चे को उतना ज्यादा उन्हें हाई लेवल का पढ़ाया नहीं जाता 8 तक। जो हमारे NCERT में दे रखता है, और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैकेजेस होता है, तो वही पढ़ा दिया जाता है। अगर हम कहते हैं कि हमें आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा दीजिए, इक्विवेलेंट कंसेप्ट थोड़ा पढ़ा दीजिए, बॉन्डिंग पढ़ा दीजिए, तो वो हमें उतना पढ़ाया नहीं जाता था। और जब मैंने NACJS के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, मैंने फिजिक्स का देखा, तो उसमें थोड़े बहुत 11 12 के कॉन्सेप्ट्स भी आते थे। केमिस्ट्री में भी केमिकल बॉन्डिंग अच्छी खासी आती थी। तो मैंने देखा, तो मैंने जब अपने ऑफलाइन टीचर से भी कहा कि अगर आप मुझे पढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो उन्होंने कहा अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है, तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि अनअकैडमी पे इसकी बैचेस चल रहे हैं NSC-JS के लिए, एकदम स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। तो मैंने अनअकैडमी को इसलिए चूज किया। फिर मैं आपसे मिला अनअकैडमी पे। और आपसे मिलते ही एकदम केमिस्ट्री से जो प्यार हो जाता है वही हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद यार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अगर हम बात करें तो 8 9 10th लेवल में फिटजी वगैरह भी होता है, रेजोनेंस भी है, एकदम बोकारो एकदम। फिटजी भी है बोकारो में। हाँ। और फिटजी का जो जूनियर सेगमेंट का इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक वो लोग भी जितना हम लोग टीचर्स अन अकेडमी में तेरे को पढ़ा रहे हैं, चाहे तू पीजे सर से पढ़ता हो, आरपी सर से पढ़ता हो, मेरे से पढ़ता हो, तो जिस डेप्थ तक हम लोग चीजों को लेके जा रहे हैं, आई थिंक फाउंडेशन लेवल पे उतना कोई भी कोचिंग नहीं, उस एकदम लेवल नहीं। तक लेकर नहीं जाती होगी। इसको लेकर तेरे मतलब कुछ दोस्त वगैरह पढ़ते हैं फिटजी वगैरह में या उस जगह पे? हाँ हाँ, पढ़ते हैं, एकदम तो पढ़ते हैं। उनसे तेरा इंटरेक्शन से मतलब तूने क्या जाना चीजों के बारे में?
तो 8 तक तो जैसे मैंने आपको कहा भाई एनसीईआरटी, और भाई 8 तक तो ज्यादा कुछ है भी नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, तो भाई बेसिक बेसिक चीजें। नाइन्थ में मैं कह सकता हूँ थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, नाइन्थ में पढ़ाते हैं, बट 8 तक कोई ज्यादा अवेयरनेस नहीं रहता, कोई उनको मोटिवेशन नहीं मिलता कि जो हमारे पास ये ओलंपियाड्स होते हैं, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, उनके लिए तैयारी बच्चों को कराया जाए। तो जो ऑनलाइन सेगमेंट होता है अनअकैडमी स्पेशली, तो वहाँ पर बहुत ही मीन्स हाई लेवल, और बहुत ही जैसे आप तो जेई एडवांस कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं, तो वो तो एकदम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट 8 9 10 स्पेशली वहाँ पर तो एकदम ही नहीं दिया जा सकता। मतलब अपने को बेनिफिट है यहाँ पे आके चीजों को एकदम। लेके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बात बता, मतलब एनएससीजीएस की प्रिपरेशन को लेके अगर हम बात करें, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ भी आती है शायद, है ना? एकदम फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट मैथमेटिक्स। इसमें आती है। तो अगर हम उसकी बात करें, तूने इन चारों सब्जेक्ट्स के मुझे एक एक करके इनकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को बता। मतलब मैथ से शुरुआत करते हैं, तूने किस टीचर को फॉलो किया, तूने कौन सी बुक्स को फॉलो किया, और तूने कैसे उसको पढ़ा, हर एक चारों सब्जेक्ट्स को लेकर। मैथमेटिक्स तो सबसे पहले मैंने तो अनअकैडमी ज्वाइन ही पीजे सर की वजह से किया था, उन्हीं के मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे। तो पीजे सर, मैंने मैथमेटिक्स के लिए पीजे सर को फॉलो किया था, और अजय सर को भी मैंने फॉलो किया था। अच्छा। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। और पीजे सर प्रीआरएमओ का कोर्स करवाते हैं, एंड आई गेस प्रीआरएमओ को जो अगर आप कोर्स कर लेते हैं एनएससीजेएस बहुत ही आराम से आपका निकल जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए आप पीजे सर को फॉलो कर सकते हैं। अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटोरिक्स एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, इन तीनों टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है एनएससी में। कॉम्बिनेटोरिक्स से बहुत ज्यादा सवाल आते नहीं हैं। तो अगर आप ये तीन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से डेप्थ में प्री आर्मो लेवल तक कर लेते हैं, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनएससी का बात करें तो 20 में से आपके 15-16 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं मैथमेटिक्स में। और अगर मैथमेटिक्स में बुक्स की बात करें, पीजे सर की बुक आती है पाथफाइंडर फॉर प्री आर्मो, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत उसमें एनएससीजेएस, केवीपीवाई और प्री आर्मो तीनों की प्रिपरेशन उससे हो जाएगी। और पीजे सर के यूट्यूब पे भी फ्री वीडियोस हैं, और अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे भी सर लेते हैं क्लासेस, एंड प्लस पे तो है ही सर का कोर्सेज। तो मैथमेटिक्स के लिए ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। बढ़िया। केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री तो आपसे बेहतर कोई पढ़ा ही नहीं सकता। अब तो एकदम लेजेंड है केमिस्ट्री के। अच्छा, क्यों मजा ले रहा है तो? अभी मेरे ये बता, नहीं स्ट्रेटेजी बता सर, अपनी। ये सब मत बता मुझे। तो हाँ। केमिस्ट्री मैं अगर बात करूं तो एनएससीजेएस में फिजिकल केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, वो हम सब प्रीवियस ईयर पेपर से हम देख सकते हैं। ठीक है। अगर फिजिकल केमिस्ट्री के हम मैं चैप्टर्स की बात करूं, तो मोल कॉन्सेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इससे तो 50% पेपर ही आ जाता है इन दोनों चैप्टर्स से। ठीक है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं फिजिकल में। और अगर हम सेकंड स्टेज की बात, पिछले साल फर्स्ट स्टेज में भी केमिकल इक्विलिब्रियम से एक सवाल आया था। तो इक्विलिब्रियम भी, केमिकल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर सेकंड स्टेज की बात करें तो थर्मोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, उससे भी सवाल आते हैं। और फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम, पीएच कैलकुलेशन, उन सब चीजों से भी कुछ कुछ सवाल देखने को हमें मिलते हैं सेकंड स्टेज में। एंड काइनेटिक्स के कुछ बेसिक सवाल भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रेट लॉ के ऊपर, कंपैरिजन के ऊपर। और थोड़े बहुत ग्राफिकल सवाल देखने को मिलते हैं हमें फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर भी, जो काइनेटिक्स होते हैं उनके ग्राफ्स पर मिलते हैं। इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल एंड सॉल्ट एनालिसिस, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। मतलब सॉल्ट के सवाल आते हैं एनएससीजीएस में भी? एकदम एकदम पिछले साल सॉल्ट के ऊपर पैराग्राफ आया था एनएससीजीएस में। तो जेई में आता है भाई। हाँ, वैसे एकदम पैराग्राफ आया था। ओके। तो सॉल्ट के ऊपर भी सवाल आते हैं, पैराग्राफ सवाल। तो लोगों का जो मिसकंसेप्शन होता है कि हमें इतनी ज्यादा डेप्थ में क्यों पढ़ाया जाता है सॉल्ट के ऊपर, हम लोग इतने रिएक्शंस क्यों याद करें, तो ऐसी बात नहीं, उनसे सवाल आते हैं। आपको मेटलर्जी से भी सवाल देखने को मिलते हैं, मेटलर्जी के रिएक्शन से सवाल आते हैं। तो वो सब इनऑर्गेनिक। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो बहुत ज्यादा डेप्थ में ऑर्गेनिक नहीं आती आपको। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म एंड सम बेसिक नेम रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। उनसे आपका एनएससीजेएस और आईएनजेएस आराम से आपका केमिस्ट्री के लिए कवर हो जाएगा। अगर हम बायो की बात करें तो बायोलॉजी में जो मेन चैप्टर्स होते हैं दैट इज जेनेटिक्स, पूरा कंप्लीट 12 तक जेनेटिक्स। आई गेस आपको नीट लेवल पढ़ लेना चाहिए अगर आप एनएससीजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जेनेटिक्स, इकोलॉजी, साइटोलॉजी, रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। दीज फोर आर वेरी गुड एंड दीज फोर आर कॉन्सेप्चुअल। इसमें नहीं है कि आपको सिर्फ रट लेना है, क्योंकि बच्चों को बायोलॉजी में प्रॉब्लम होती है। तो ये 4 चैप्टर होते हैं कि आप इन चैप्टर को पढ़ सकते हैं, इनमें कंसेप्ट्स हैं, इनको आप समझ सकते हैं। बाकी कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें हमें याद करना पड़ता है, तो वो भी आप कर ले तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल चाहिए तो ये 4 चैप्टर्स आप जरूर करके जाएं।
इनमें से बहुत बहुत सारे सवाल आते हैं, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी एंड स्टैटोलॉजी मेनली, बहुत अच्छे सवाल आते हैं इनसे, और इनको सवाल आप एकदम आसानी से कर सकते हैं अगर आप इन्हें पढ़ के गए हैं। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में HCV इज वेरी नाइस बुक। आप 11 12 जो 9 10 के टॉपिक्स हैं, उन्हीं के एडवांस वर्जन 11 12 में आते हैं। राइट, बिल्कुल। तो वही उन्हीं टॉपिक्स को आप 11 12 को पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ने गए, पूरा वेव ऑप्टिक्स पढ़े, तो उनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। जो टॉपिक्स 9 10 में है, उन्हीं के एडवांस वर्जन आप 11 12 के पढ़िए। आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स कीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। रोटेशन वगैरह से उतने सवाल नहीं आते, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कोलिजन वगैरह का। तो फिजिक्स में आप जो 9 10 के उन्हीं के एडवांस टॉपिक्स को आप 11 12 से कवर कीजिए। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभिषेक, एक चीज और है, जैसे तूने अनअकैडमी में टीचरों से पढ़ा, अनअकैडमी में मैंने हर बच्चे से सवाल पूछा था कि जैसे मैंने कल ये सवाल पूछा था, कल सुयश से बात हुई थी, उससे पहले प्रकाश से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर हम दोनों लोग लकी थे। मैंने सवाल ये था कि यार कि अनअकैडमी पे आने के बाद बच्चे का ना 1-2 महीना ऐसे ही खराब हो जाता है टीचर ढूंढते ढूंढते, किससे पढ़े किससे पढ़े किससे पढ़े, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स केमिस्ट्री के हैं, बहुत फिजिक्स के हैं, बहुत सारे मैथ्स के हैं। हाँ चल, मैथ्स का तो तेरा डिसाइडेड हो, क्योंकि उस टाइम पीजे सर थे तो मैथ्स का सुयश का डिसाइडेड था। उन्होंने यूट्यूब की वीडियोस देखी, उनसे इंस्पायर होकर वो अनअकैडमी के बारे में जान गए, तो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट वाज सॉर्टेड आउट, राइट। बट व्हाट रिगार्डिंग दी अदर सब्जेक्ट्स, मतलब कैसे टीचरों को सिलेक्ट करना है, मतलब क्योंकि जो कल को नए बच्चे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जो चीजों को पढ़ेंगे, तो उनको मतलब किस तरीके से अपने एक टीचर को चुनना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा सवाल ये है कि जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ चीजों को, तो मैं भी हर एक बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत ही फ्रैंकली, मतलब डिटॉल भी 99.9% ही मारता है भाई, उसका भी 0.1 छूट ही जाता है ना, तो आप 100% आप नहीं कर सकते। तो बच्चे को हर टीचर सेटिस्फाई नहीं कर सकता, लेकिन बच्चे कई बार पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। जैसे सपोज तूने किसी को बोला कि केमिस्ट्री पढ़नी है, विवेक सर जाके पढ़ ले, तो वो मतलब भले ही मेरे पास आके फंसा हुआ है, उसको केमिस्ट्री को समझ में नहीं आ रही, बट ड्यू टू पीयर प्रेशर वो आके बैठ गया। मैं तेरे से जानना चाहता हूँ कि एज ए स्टूडेंट, मतलब तुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और कल को जो बच्चा अनअकैडमी पे आते हैं वो किस तरीके से अपने टीचर्स को सिलेक्ट करना चाहिए उनको, ये मुझे बता थोड़ा सा। तो मैथमेटिक्स तो मेरा डिसाइडेड था पीजे से, और जब मैं अनअकैडमी पे आया तो मैंने यूट्यूब पे पहले राहुल पंचोली सर के भी मैंने कोर्सेज किए हुए थे, जो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, थोड़े बहुत मैं उनके लाइव क्लासेस में भी जाता था। तो फिजिक्स भी मेरा डिसाइडेड था आरपी सर, क्योंकि वो एनएससीजेएस का पूरा कोर्स चलाते थे एकदम फुल फ्लेजेड। तो जब मैं अनअकैडमी पे आया तो वहाँ पर बैच चलता था, पायोनियर बैच। अभी भी बहुत सारे बैचेस चलते हैं एनएससीजेएस आईजेएस के लिए, एनटीएससी के लिए। तो मैं पायोनियर बैच में पढ़ता था, पीजे सर थे उसमें, फिजिक्स से राहुल पंचोली सर से पढ़ता था, बायोलॉजी में आयुषी मैम से पढ़ता था, और केमिस्ट्री उस समय हिमांशु नाथ सर से पढ़ता था शुरू शुरू में। लेकिन पायोनियर में जो केमिस्ट्री मुझे उतनी अच्छे से समझ नहीं आती थी, तो कुछ महीने बीते, मैं पढ़ते गया, तो उसमें बहुत से चैप्टर्स भी कवर हुआ, केमिकल बॉन्डिंग कवर हुआ, मोल कॉन्सेप्ट कवर हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर हुआ। तो मुझे उनके बेसिक आइडियाज मुझे मिल गए। तो इसमें जो दिक्कत होती है कि टीचर को हम खोजे कैसे, तो आपको करना चाहिए कि आप हफ्ते में, आप अनअकैडमी में आपने सब्सक्रिप्शन लिया, पहले हफ्ता आप देखिए, आप टीचर को खोजिए, कौन सी टीचर पढ़ा रहे हैं, किस कोर्स पर में पढ़ा रहे हैं, किस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। आप जाइए उनकी क्लासेस को कीजिए, आप देखिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आप एक दो क्लासेस कीजिए उनकी। अगर आपको समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप उनके साथ पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको उनसे नहीं समझ रहा है तो आप चेंज कीजिए टीचर, आप किसी और टीचर को ट्राई कीजिए, लेकिन हफ्ते भर में आप उन टीचर को चूज कर लीजिए कि हाँ मुझे इस टीचर को फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि हर एक एक महीने बाद हम टीचर चेंज करते हैं, ये करेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। एक हफ्ते के अंदर आप टीचर चूज कर लीजिए कि मुझे इन टीचर से पढ़ना है, और टीचर पे विश्वास रखिए कि हाँ ये टीचर मुझे करा देगा, ये पूरे सिलेबस को करवा कर देंगे कंप्लीट। तो टीचर पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं पायोनियर की बात करूं, तो वहां पर कुछ समय बाद पायोनियर डिसकंटिन्यू हो गया था, तो आयुषी मैम ने बायोलॉजी पढ़ाना छोड़ दिया था, हिमांशु नाथ सर ने छोड़ दिया था। तो अगस्त में आपका बैच आया था, फाउंडेशन बैच फॉर मिशन, तो उसमें से मैं आपके साथ जुड़ गया। तो तब से सिलसिला चलता ही रहा, आपके साथ अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं अगर बायोलॉजी की बात करूँ तो उसके बाद मैं यूट्यूब पे आनंद वनी सर से पढ़ता था, जो उनके नीट के वीडियोस थे। तो हाँ, तो मैं उनसे आनंद मनी सर से पढ़ता था, मुझे बहुत अच्छे से समझ आता था आनंद मनी सर का। तो मैं उनसे ऐसे पढ़ता था कि सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी कि आपको समझ आना चाहिए चीजें। ऐसे नहीं कि आप बस बैठे हुए हैं वीडियो देख रहे हैं, ये करेक्ट नहीं है। आपको समझ आना चाहिए, आपको अंदर दिमाग में कॉन्सेप्ट जाने चाहिए। आप नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, नहीं समझ आ रहा है डाउट पूछिए, बट आपको समझ आना चाहिए एटलीस्ट। ऐसे नहीं कि बस वीडियो देखते गए, नहीं,
आपको समझ भी आना चाहिए चीजें। अच्छा, तू 11th-12th वाले सेगमेंट में कुछ क्विज वगैरह देता है, चीजों को करता है, कुछ हाँ, क्या सीन है तेरा उसमें, तो करता है चीजें? 11th-12th में तो मैं देता हूँ। मैं अगले साल जो अब जेई लूंगा तो मैं एकदम अनअकैडमिक प्रोडिजी से ही लूंगा जेई। जेई का मैं लूंगा ओके, तो स्कॉलरशिप से एकदम बिल्कुल। उससे लूंगा। और अगर जहाँ तक बात है तो मैं ग्रीकनाट का मैंने क्विज दिया था, तो उसमें मेरे और क्वेश्चन सारे सही हुए थे। मैंने पढ़ाया मतलब था तू जब वहां पे जब चीजों को दे रहा है क्विज को, तुझे लग रहा है कि जैसे हम लोग जैसे बच्चों को हम अभी समझाते हैं केमिस्ट्री की, खास करके हम बात करें, जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार अपन एडवांस लेवल का पढ़ रहे हैं, तो उनको यकीन नहीं होता है। सही मतलब बात। उनको लगता है कि यार इतना आसान, इतना आसान कैसे मतलब हो कैसे सकता हो है। सकता है, मतलब क्या मजाक कर रहे हो आप, ये एडवांस लेवल का कैसे हो सकता है। मतलब एक मन में धारणा बैठी हुई है कि यार मतलब सब्जेक्ट्स एडवांस लेवल का तभी पढ़ पाएंगे जब जब समझ में समझ आना नहीं आए। हाँ, सही मतलब बात। जब एकदम भारी बाउंस होना चालू हो जाए तब। और हम जब चीजों को पढ़ाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अपना ये मोटिव होता है कि एकदम चीजों को प्यार से पकड़ पकड़ के धीरे धीरे बेसिक शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे गहराई में जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगता है यार कि ये एडवांस का नहीं है, एडवांस में कुछ और ही खतरनाक होता होगा हाँ, जो ये बंदा सामने वाला हमें नहीं बता रहा है। तो मैं तुझसे पूछना चाहूंगा कि तूने 11th-12th वाले सेगमेंट में तूने क्विज वगैरह दिए हैं, तूने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लगा रखे हैं, तूने आई थिंक कुछ मेंस के पेपर भी देखे हुए हैं, तो जो तुझे अनअकैडमी में टीचर पढ़ाते हैं और जो वो बोलता है केमिस्ट्री को खास करके कि भैया ये एडवांस के लेवल का है, इसको पढ़ लो, तो मतलब तेरा पहले क्या थॉट था, अब वो थॉट किस तरीके से चेंज हुआ, क्या ये जर्नी रही, मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में। पहले तो मुझे मतलब देख कर ही पेपर, मैं तो पेपर छूता ही नहीं था एडवांस का, या एडवांस पेपर मैं कैसे बना सकता हूँ, एडवांस मेंस अभी तो मैं 8 में हूँ, जेई मेंस कैसे देख सकता हूँ। तो ऐसा सोचता मतलब था हाँ, मतलब। दिमाग में आता ही नहीं था। मतलब हम 8 में रह के जेई मेंस पेपर देख भी सकते हैं, मतलब ये तो मतलब कैसे पाप हो मतलब। हाँ, पाप जाएगा। हो जाएगा अगर आप 7 मतलब हमारे बैचमेट्स को ही दे दे, स्कूल वाले बैचमेट्स को, कि भाई जेई का पेपर देख कितना आसान सवाल है। भाई तू जेई का पेपर कैसे देख सकते, तू तो 8 में है। कैसे तू जेई बनाएगा, अभी इतना आसान थोड़ी होता है। तो मन में धारणा होती है कि जे एडवांस बहुत हार्ड होता है, इतना आसान नहीं है, कोई निकाल नहीं सकता, बहुत एकदम मोटी मोटी बुक्स हमें पढ़नी होती है। तो ये नहीं होती जे, जो पढ़ता है उसके लिए आसान होता है। जे एडवांस इज नॉट वेरी हार्ड थिंग। आप अगर चीजों को पढ़ते हैं, आप अगर देखें जो हमें पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में खासकर, तो वो एकदम जे एडवांस। अगर आप पीवाई क्यूज देखें तो कुछ अलग नहीं आता है, एकदम सेम टू सेम चीजें जो आपके क्लास नोट से डायरेक्टली सवाल आते हैं। एनएसजीएस में भी आए हुए हैं आपके क्लास नोट से सवाल, जे एडवांस में भी आपके क्लास नोट से सवाल आए हुए हैं। तो पहले तो बहुत डर लगता था जेई मेंस कैसे हम बना सकते हैं, लेकिन जब आपसे मैंने मिला, आपसे पढ़ाई की, तो एकदम क्लास 8 में मैंने पिछले साल 2020 के जेई मेंस के सवाल भी मैंने बनाए थे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल, मेटलर्जी से डायरेक्ट सवाल आते हैं, बॉन्डिंग से डायरेक्ट सवाल आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आते हैं। बहुत ही आसान था। इस साल का पेपर भी बहुत ही सिंपल था, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से बहुत सारे सवाल थे, कोऑर्डिनेशन से सवाल आए, तो बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप एडवांस एडवांस को एडवांस क्या होते हैं, आप अगर समझ रहे तो कोई एडवांस नहीं हो वो आपके लिए। जे एडवांस बस उसका नाम है, वो है सिंपल। अगर आप चीजों को पढ़ लेते हैं, अगर आपके दिमाग में आ जाता है, तो जे एडवांस इज ऑल्सो सिंपल फॉर यू। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अभिषेक कि एनएससीसी की सर अलग तैयारी करनी पड़ती है हम लोगों को, जेई की अलग तैयारी करनी पड़ती है, नीट की अलग तैयारी करनी पड़ती है, एनएससीजी की अलग तैयारी करनी पड़ती है। मतलब बच्चा के सवाल तो देखा कमेंट में पूछते भी हैं हाँ, कि सर ये वाला मैं कोर्स करूंगा तो क्या मेरा एनएससीजीएस हो जाएगा, सर ये वाला कोर्स करूंगा तो क्या एनएससीसी हो जाएगा। और जबकि हम भी उनको समझाते हैं भाई कि इन सारे एग्जाम का सिलेबस तो एक ही है, तुम्हें वही पढ़नी जो तो सेम, जेई में आता है वही सब सेम सिलेबस। बिल्कुल तुम्हें पढ़ना तो सेम चीजों को ही है। हाँ, बट जो चीज मैटर करती है कि तुम्हारे क्वेश्चंस का लेवल, दैट इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। और तुम जितना भी डेप्थ में जाओगे उतना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उस चीज को लेके बेहतर होती जाएगी। और कुछ समय बाद तो लगता है कि यार ये सब चीजें तो बहुत ही ऑब्वियस भी है। ऑब्वियस एकदम। तो वो स्टेज आदमी को पहुंचना चाहिए धीरे धीरे धीरे, राइट। और यस। केमिस्ट्री को लेके जैसे एक बात बता, मतलब स्टार्टिंग में बच्चों के अंदर बहुत ही डर की भावना होती है। मतलब क्योंकि देख ऐसा होता है ना, मैं तो बताता हूँ, मैथ्स सबसे फेवरेट लगता है और खास करके हाँ, बिहार यूपी वालों की, मैथ्स तो मैथ्स है, वो तो अपने ऊपर मैथ चीज सबसे आती है। बेस्ट। फिर फिजिक्स, क्योंकि भैया वो फिजिक्स आता है। रियल लाइफ फील देती है अपने हाँ, को कि अपन एकदम बारिश हो रही है, ट्रेन चल रही है, गाड़ी चल रही है, एकदम दरवाजा एकदम हिला एकदम। रहे हैं, तो दैट इज लाइक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हम लोग चीजों को वहां देखते हैं। केमिस्ट्री में एक स्टार्टिंग से ही धारणा होती है कि भैया इसमें तो रटना एक्सेप्शन है, है इसमें। इसमें रटना है, एक्सेप्शंस भर हाँ, भर के आएंगे। तो जब बच्चा शुरू में आता है तो उसके दिमाग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है कि भाई केमिस्ट्री में तो अपने को रटना ही पड़ेगा एंड सेम इसमें, थिंग विद मतलब बायोलॉजी। हाँ सेम थिंग विद बायोलॉजी ऑल्सो। लेकिन बायोलॉजी पता है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब बायोलॉजी यस सुनने एकदम। बैठो तो मतलब उसमें भी बहुत शानदार कंसेप्ट होते हैं। लेकिन दिक्कत जो है कि बच्चा अपने दिमाग के उस बैरियर को तोड़ना होता है उसको कि भैया इसमें कुछ समझना भी है, मतलब कुछ तो हाँ, समझना है केमिस्ट्री में भी। है। रटने वाला पार्ट ठीक है देखा जाएगा, लेकिन शुरुआत में कुछ तो समझ कंसेप्ट भी समझते है। चीजों करना है।
इनफैक्ट अगर हम बात करें तो बच्चों को अभी भी मोल कंसेप्ट बहुत ही डरावना सब्जेक्ट लगता है, चैप्टर लगता है, क्योंकि मोल कंसेप्ट में उनके सवाल अभी भी उनसे नहीं बन पाते हैं। तो जब तूने अभिषेक अपनी केमिस्ट्री की जर्नी शुरू की थी, तो तेरे माइंडसेट में क्या था, और आज वो माइंडसेट मतलब कहाँ पर चेंज हुआ? क्योंकि हम लोगों को आई थिंक 1 साल तो हो गया पढ़ते हैं, पायनीट टू एकदम आई एकदम। थिंक लास्ट ईयर आया था, है ना? और लास्ट ईयर से अब तक 1 साल से ऊपर हो चुका है, हमने काफी सारी चैप्टर्स में 1 साल की जर्नी पूरी की। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा कि मतलब तेरी पहले क्या धारणा थी, और वो धारणा आज के दिन पे कहाँ खड़ी? एकदम ऑनेस्ट बताइए, ऐसा नहीं कि मैं सामने बैठा हूँ तो कुछ भी बोल रहा नहीं है। नहीं नहीं, ठीक एकदम। है। तो अगर शुरू में केमिस्ट्री, मुझे भी एकदम लगता था केमिस्ट्री इतना बकवास है, क्योंकि जब मैं कोचिंग में पढ़ता था तो केमिस्ट्री में कुछ खास नहीं, वही सॉइल एंड पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर वो सब चैप्टर्स थे, तो मुझे तो बहुत ही बकवास लगता था केमिस्ट्री, तो क्या ये सब, क्योंकि सेवेंथ में फिजिक्स में काइनेमेटिक्स होता था, लॉज ऑफ मोशन भी होते थे, तो हाँ फिजिक्स मुझे ज्यादा अच्छा लगता, मैथमेटिक्स तो अच्छा लगता ही था। केमिस्ट्री में वही सबसे दिक्कत है ना, छोटे क्लास में केमिस्ट्री में बहुत एक मतलब वो ज्योग्राफी से मिला के चैप्टर्स दे देते हैं, हाँ कुछ हाँ हाँ अच्छे हाँ, चैप्टर्स देते नहीं है केमिस्ट्री में, सही तो बोल रहा बच्चों हूँ। का जो इंटरेस्ट होता है वो केमिस्ट्री में आता नहीं है इतनी जल्दी। तो केमिस्ट्री तो पहले से एकदम खराब लगता था मुझे, बट करना तो पड़ेगा, क्वेश्चंस तो आते हैं। तो मैंने मिला आपसे, जब मैं शुरू किया मोल कॉन्सेप्ट, तो आपसे पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा। धीरे पहले पहले सवाल नहीं बनते, किसी से नहीं बनते, मुझसे हाँ भी नहीं बनते थे एकदम, एक बार पढ़ेंगे आपसे सवाल नहीं बनेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपको दिमाग में हार नहीं मानना है, आपको रखना पड़ेगा। अभी नहीं हो रहा है, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, लेकिन होगा, मुझसे जरूर होगा। जब मैंने पहली बार इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ा था, मुझसे सवाल नहीं बने थे, मुझे समझ नहीं, एकदम समझ नहीं आया था जब पहली बार मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने वही चीज 3 महीने बाद पढ़ा, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया, उसके क्वेश्चंस भी मुझसे बनने लगे। तो आप पहली बार पढ़ेंगे आपको नहीं समझ आएगा, हो सकता है दूसरी बार में भी आपको समझ ना आए, लेकिन आपको तीसरी बार में जरूर समझ आएगा, ये गारंटी है। आप अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे, अगर आप हार नहीं मानेंगे, तो आपको जरूर समझ आएगा। क्वेश्चंस भी बनेंगे, एक बार में नहीं बनेंगे, 2 बार में नहीं बनेंगे, तीसरी बार जरूर बनेंगे क्वेश्चंस। आपको मेहनत करते रहना होगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना होगा। तो केमिस्ट्री में मेरे पहले तो बहुत डर लगता था। अभी की अगर बात करें तो अभी तो मतलब दे दो क्वेश्चन, दो बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, आने दो, कहीं का भी क्वेश्चन दे दो बना देंगे क्वेश्चन। मतलब एक अब साइकोलॉजी डर में नहीं बहुत बड़ा लगता, डिफरेंस आया है ना। बहुत ज्यादा डिफरेंस। हाँ ऐसा पहले होता तो है क्योंकि मन भी नहीं करता था केमिस्ट्री पढ़ने का, अब तो मतलब केमिस्ट्री पढ़ते हैं चलो। बहुत ही बढ़िया यार, ऐसा होता है क्योंकि मैं भी बच्चों की बात बोलता हूँ कि जब आप पहली बार मोल पढ़ते हैं या पहली बार एटॉमिक भी पढ़ते हैं, तो क्योंकि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं हम अपना पूरा व्यू पॉइंट चेंज कर रहे होते हैं। 8 9 10th का एक नॉर्मली व्यू पॉइंट होता है, 11 12th की चीजों को पढ़ने के लिए हम अपना पूरा व्यू 11th-12th पॉइंट में चेंज करते हैं। चीजें ही पूरी तरह चेंज हो जाती है, बच्चे ने कभी केमिकल बॉन्डिंग का नाम नहीं सुना, उसको राइट पता नहीं है कुछ एकदम, तो अचानक से जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिलेबस में जो गैप आ जाता है ना, अचानक जंप होता है, तो वो बहुत दिक्कत है, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने की जरूरत है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में। बिल्कुल स्कूल बिल्कुल। में भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा थोड़ा 9th-10th में दे देना चाहिए, देना ताकि चाहिए। बच्चा जब 11th-12th में जाए तो उसको हाँ थोड़ा बेसिक आइडिया हो कि ये होता है, सिलेबस उसको एटलीस्ट पता हो कि जेई में ये सिलेबस होता है, तो उसको आसानी होगी। राइट राइट राइट। और वही होता भी है, मतलब जब बच्चा पहली बार इन चैप्टर्स को पढ़ता है, एटॉमिक को जब पहली बार पढ़ता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि भैया क्या हो एकदम। रहा है। और उसमें बहुत सारे बच्चे हार भी जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब हम कोई नया कोर्स लॉन्च करते हैं तो हाँ, पहली क्लास में तो 100 बच्चे बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे एकदम। सर्वर लगता है कि भैया एकदम अनअकैडमी का सर्वर मैं ही अकेले लैग करवा हाँ दूंगा, हाँ, पूरा ऐसा एकदम। लगता है क्रैश हो जाएगा सर्वर, तो पूरे बच्चे भर भर के आते हैं। लेकिन कुछ क्लासेस के बाद वो बच्चे की गिनती अपने आप कम हो जाती है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप उस कोर्स में एक बार टिकिए, पहली बार में आप उस कोर्स को सिर्फ जानिए कि उस कोर्स में आप टिके रहिए कि उसमें क्या क्या थ्योरी पढ़ाई गई है। वो कोर्स 2 महीने बाद 3 महीने बाद किसी दूसरे बैच में दोबारा से घूम फिर के आना ही आना है। और जब वो दोबारा आएगा तो फिर शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बनेगी, और बेहतर बनेगी, और ये सिलसिला हर एक चैप्टर के साथ चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। और इन दी एंड अगर आप सोचते हैं, अगर आप अपने आप को 1 साल पीछे मुड़ के आप देखते हैं, तो अब लगता है कि यार वो सब चीजें मतलब बहुत ही ऑब्वियस थी और बहुत ही आराम से चीजें दिमाग में आ गई। और मैं इस चीज को बोलता भी हूँ कि जब आप चीजों को पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा गैप चाहिए होता है ताकि वो चीजें आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, एकदम है ना? जैसे बच्चा क्या सोचता है कि सर बैकलॉग कवर करना है, मैं सर एक दिन में 5 वीडियोस देख लूंगा। होता था, मतलब पहले मैं भी वही करता था, बट अगर 5 वीडियोस मैंने देखी, मैंने नोट्स बनाए, बस मैंने नोट्स बनाए और लिखे चीजों को, दिमाग में कुछ गया नहीं गया उससे मतलब नहीं था शुरू शुरू में, बट वापस मैं मुझे रिकॉर्डिंग वापस से देखनी पड़ती क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ नहीं गया। उसके बाद मैंने एक दिन में 2 वीडियोस देखना शुरू किया, और आई थिंक एक दिन में 2 वीडियो से ज्यादा देखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिमाग में उतनी चीज जाती नहीं है एक साथ। जाती नहीं, बिल्कुल और थोड़ा अगर आप टाइम पहली चाहिए बार होता है, पढ़ रहे मतलब होते तो हाँ एकदम ही नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि चीजें हाँ। दिमाग में मतलब सेटल डाउन हो, एब्जॉर्ब हो और चीजें आए। अच्छा अभिषेक ये बता, तू केमिस्ट्री के नोट्स कैसे बनाता था? मतलब मैंने जानता हूँ कि पीजे सर, आरपी सर तो बहुत अच्छे से नोट्स लिखवाते हैं, बच्चों को टाइम पूरा मिलता है बनवाने का, बट मेरे वाले केस में वो चीज कभी हुई नहीं,
है ना। स्टार्टिंग में तो मेरी हैंडराइटिंग से बहुत दिक्कत थी बच्चों के साथ, बहुत क्या दिक्कत लिखते हो होती थी, क्या आप, लिखा लिखते है, कि समझ ही नहीं आता था लिखते क्या वहां पे हैंडराइटिंग भी मतलब। समझ नहीं आता था। हाँ, तो मतलब नोट्स कैसे बनाए और कैसे तूने मेरी हैंडराइटिंग को मतलब कोप अप कैसे किया चीजों को? मुझे तो हमेशा से आपकी कहानियां बहुत अच्छी लगती थी, तो हमेशा मैं कहानियां लिखता था। अभी भी मैं अगर कहानियां उन कहानियों को पढ़ता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि ये स्टोरी थी। कहानियां आपको याद रहती है। आप अगर टीवी शो देखते हैं तो टीवी शो या मूवीज की कहानियां आपको याद रहती है। आप जो पॉइंट्स लिखते हैं, पॉइंट्स में आपको याद नहीं रहेंगे वो। अगर आप कहानी को लिखेंगे, कहानी को याद करेंगे, तो कहानी आपको याद रहेंगे। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली, कहानियां लिखना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो, अगर वो आप कहानी को याद रखते हैं, कहानी को लिखते हैं, तो वो कहानी, क्योंकि मजा आता है कहानी सुनकर। वो पॉइंट्स अगर सादा सादा पॉइंट्स लिखने में कि दिस इज द रिएक्शन, ऐसे मजा नहीं आएगा। उसमें कुछ मसालेदार कहानी हो तो उसको पढ़ने में मजा आता है। हाँ, ये कहानी हो रहा था, कितना मजा आ रहा था। तो जब तक थोड़ा कॉमेडी सीन या एंटरटेनमेंट आता नहीं है तो पढ़ने में मजा नहीं आता। तो केमिस्ट्री में जब एंटरटेनमेंट आ जाता है तो अपने आप पढ़ने का मन करने लगता है। तो आपकी कहानियां मैं हमेशा नोट्स में लिखता था, पॉइंट्स पे लिखता था, और उनके बगल में पेंसिल से कहानियां को भी लिख लेता था क्लास के बाद। तो मतलब इतना टाइम मिलता था कि बाद मतलब क्लास के बाद कहानियां लिखता था, क्लास राइट? के बाद जो और क्लास में लिखा है वो पॉइंट्स तो फटाफट लिख लिया, थोड़ा गैप छोड़ दिया और हाँ, उनमें कहानियों को लिख लिया बाद में। ओके, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, यस, क्योंकि कहानियां तुम। लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओके, आपको कहानी ही याद रहेगा, पॉइंट्स आपको याद नहीं रहेगा बाद में। राइट राइट राइट। अच्छा एक बात बता, एग्जाम से जस्ट थोड़ा टाइम पहले तो चीजों को रिवाइज कैसे करता था, मतलब व्हाट वाज योर रिवीजन स्ट्रेटजी? क्योंकि तू साल से पढ़ रहा है, राइट? फिर तेरा मान ले लास्ट ईयर कब, जनवरी में एग्जाम हुआ था शायद, जनवरी जनवरी, 17। जनवरी में एग्जाम हुआ था, राइट? तो उससे एक महीना पहले या 1.5 महीना पहले अगर हम रिवीजन की बात करें, तो रिवीजन के टाइम तूने अपनी स्ट्रेटजी को किस तरीके से चेंज किया था, कुछ ऐसा? रिवीजन के टाइम मैंने 15 दिसंबर से रिवीजन शुरू कर दिया था। एंड रिवीजन आपको करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए आप, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जब आप खुद से लिखेंगे ये तो शॉर्ट नोट्स आपके होते क्या है और कैसे बनाते हैं, क्या चीज है उसकी शॉर्ट चीज? नोट्स देखिए, शॉर्ट नोट्स सबके अपने अलग अलग होते हैं। जिसको जैसे जो चीज डिफिकल्ट लगे या जो चीज उनको लगे कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, खासकर इम्पोर्टेंट, वो आप एक शॉर्ट में अपना एक पेज लीजिए, 2 पेज लीजिए, 2 पेज में आप वो सब चीजों को नोट कीजिए। ऐसे नहीं कि आप डेफिनेशन डेफिनेशन नोट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, जो यूज होंगे और जो जिनको डिराइव करने में टाइम लगता है, तो आप उनको लिखिए, डिराइव कीजिए, आप उनको लिखिए, ताकि आपको उनको माइंड में रिकॉल हो। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जब भी आपको एक फॉर्मूला बोलते हैं तो पीछे से कहते हैं हमेशा फॉर्मूला लिख लो। जैसे तो वही शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका होता है। जब भी आप कुछ भूलने लगे, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप लिखिए, ताकि वो आपके दिमाग में आए, आपके दिमाग में, क्योंकि दिमाग में हर चीज होती है, उसको निकालना बहुत दिक्कत, मतलब डिफिकल्ट होता है, होती है हर चीज है, उसको कैसे निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है शॉर्ट नोट्स। आप शॉर्ट नोट्स जब बना रहे हैं तो दिमाग में सब चीजें आती हैं, वापस से आती हैं, तो आपके दिमाग के एक पार्ट में वो स्टोर्ड रहती हैं। राइट। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स में बनाता था, हर सब्जेक्ट के लिए मैंने बनाया था। केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स में तो सब फॉर्मूलाज लिखता था। केमिस्ट्री में जो कहानियां तो लिख नहीं सकते शॉर्ट नोट्स में, तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जैसे थर्मोडायनेमिक्स के मैंने बनाया, तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल है वो लिख लिया, और वही सब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये रिवीजन करते टाइम क्या आपने पेपर्स क्वेश्चंस लगाए थे कुछ ऐसे फुल लेंथ पेपर वगैरह, एमएससीजीएस के हाँ, जो प्रीवियस मॉक ईयर? टेस्ट होते हैं, ओके। हमारे टीचर्स ने पीछे से हमने बहुत से मॉक टेस्ट दिए थे, तो मॉक टेस्ट को लगाना बहुत, और टाइम बाउंड मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। टाइम में आप कैसे मॉक टेस्ट को, और एकदम एग्जाम के जो टाइम, जैसे एग्जाम हमारा 2:30 से 5 बजे तक था आई गेस, तो उस टाइम में आपको, उसी टाइम में आपको लगाना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए इस साल 11 to 1 अगर एनएसीसी होता है, तो आपको 11 to 1 में एनएसीसी के मॉक टेस्ट लगाने होंगे, ताकि आपका एग्जाम टेम्परामेंट सेट हो जाए कि हाँ इस टाइम में मुझे नींद ना आ जाए, कुछ कोई दिक्कत ना हो जाए। तो उस टाइम आपका माइंड काम करना चाहिए, क्योंकि होता है बहुत बार है कि दोपहर का समय हो जाता है तो नींद आने लगती है कभी कभी, तो माइंड काम नहीं करता है कभी कभी, तो वो दिक्कत हो जाता है। तो एग्जाम से हमें 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, उस टाइम में हमें सब चीज छोड़ देना चाहिए। उस टाइम में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए 1 महीना से पहले, और एग्जाम के 2-3 दिन रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए। 2-3 दिन पहले पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब फिर आप भूल जाएंगे, कोई नया चीज पढ़ेंगे अगर आप, तो आप शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होते हैं उन्हीं को रिवाइज कीजिए 2-3 दिन पहले एग्जाम के। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभिषेक अभी एक बात बता, स्टेज 2 की तैयारी कर रहा है तू, है ना, फॉर एनएससीजीएस, साथ ही साथ और कौन कौन से एग्जाम तू देने वाला है, मतलब इस बार एनएससीसी भी सोचा हुआ है? इस साल तो एनएससीसी मैंने सोचा हुआ है, एनएससीसी एकदम छोड़ना ही, और उसके साथ साथ मैं प्रीआरएमओ भी ठीक है। दूंगा इस साल, मैथमेटिक्स ओलंपियाड।
और यही दोनों मेरे मेजर टारगेट्स हैं। और मैंने 10th में सोच रखा है NSCA और NACP भी मैं 10th में क्वालिफाई करना चाहूँगा, दूंगा तो इस साल भी, बट क्वालिफाई मैं 10th में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मैं उसमें क्वालिफाई करना चाहूँगा। 9th में मेरा टारगेट प्री-RMO और NACC। बहुत ही बढ़िया। एक बात बता, NSCC को लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों का जो ऐसा होता है, मतलब अभी बच्चों को हम लोग हमेशा समझाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कनेक्टेड है, आप उसमें कोई पार्ट अगर मिस करते हैं तो आप उस चेन को पूरा तोड़ देंगे। तो NSCC को लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन मतलब तू कर रहा है, वो कैसे चल रही है, क्या कर रहा है उसको बताएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एकदम कनेक्टेड, आपने जैसा बोला कि आप कोई भी चैप्टर मिस नहीं कर सकते। अगर आपने GOC मिस कर दिया तो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म एकदम समझ नहीं आएगी। आप कितने देर तक रिएक्शंस रटेंगे? आप एक रिएक्शन रटेंगे, 2 रटेंगे, 5 रटेंगे, 10 रटेंगे, लेकिन आप इतनी सारी रिएक्शंस आप नहीं रट पाएंगे, इतनी सारी रिएक्शंस पर। तो आपको कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी होता है। और GOC इज द बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिना GOC के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीरो है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम सीक्वेंस में करना होता है। आपने IPSC किया, GOC किया, आइसोमेरिज्म किया, उसके बाद रिएक्शंस किया, तो उसी सीक्वेंस में हमें करना होता है। तो अगर जहाँ तक NSCC की बात है, तो जो नेम रिएक्शंस होती हैं उनके मैकेनिज्म्स, क्योंकि आइसोटोप जब दे दिया जाए तो उनमें हमें मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है, तो वो बहुत जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स आपको पता होने चाहिए जो रिडक्शन के लिए यूज होता है, LiAlH4, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जाते हैं कौन सा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट भी होते हैं उनसे भी सवाल हमें देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए NSCC की। ऑर्गेनिक इज वेरी फास्ट। आप ऐसे नहीं कि आप 6 महीने में ऑर्गेनिक कंप्लीट कर दो, आपको टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल भी लग सकता है ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट करने में। तो ऑर्गेनिक को धीरे धीरे कीजिए। और NSCC अगर आप बहुत हद तक आधी ऑर्गेनिक भी कर लेते हैं, और फिजिकल और इनऑर्गेनिक पे आपका कमांड है, कोऑर्डिनेशन हो गया, बहुत सारे सवाल आते हैं कोऑर्डिनेशन से भर भर के, फिर बॉन्डिंग से भर भर के सवाल आते इनऑर्गेनिक हैं। में तो मतलब चीजों को कैसे कर रहा है, मतलब इनऑर्गेनिक में 2 पार्ट आता है, एक तो जो कंसेप्ट वाला पार्ट, बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन ये सब हो गया, एक रटने वाला पार्ट। तो इन दोनों पार्ट को तू मतलब कैसे डील कर रहा है फिलहाल? तो जो मेरा कंसेप्ट वाला पार्ट है, कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग, वो तो एकदम पढ़ के कंसेप्ट दिमाग में बैठा के उनके शॉर्ट नोट्स बना के रख लिया हूँ मैंने, और उनको मैं टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलता हूँ। जहाँ तक ये सॉल्ट का बात हो गया, रिएक्शन P ब्लॉक का बात हो गया, S ब्लॉक का हो गया, तो उनके रिएक्शंस को आपको याद करना ही पड़ेगा। जो याद करने की कहानियां इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सा सॉल्ट कब सॉल्युबल हो रहा है, तो उन कहानी आपके दिमाग में रहेगी। आप ऐसे अगर बैठेंगे, चार्ट लेकर बैठेंगे, चार्ट को मैं याद करूंगा कि ये सॉल्ट इसके साथ का नायन है, ये एक्सेप्शन, ऐसे याद नहीं होगा। जब तक आप उसकी कहानियों को नहीं समझेंगे, वो आपसे याद नहीं होगा। तो कहानियां लिखिए, कहानियों को याद कीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रटने वाला पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर NSCC में तो बहुत सारे सवाल आते हैं P ब्लॉक से। तो जो रिएक्शंस वाला पार्ट होता है वो आप तो यूट्यूब पे करा ही रहे हैं, तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि वो देखे रिकॉर्डिंग्स को। अगर स्टार्ट नहीं किया, लाइव कर रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो जो रिएक्शंस उन कोर्स को करे, कहानियां लिखें, और कहानियों को याद करते चलो साथ ही साथ, और हमेशा रिवीजन करते चलो। बच्चे ऐसा बोलते हैं यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर एग्जाम से 2 दिन पहले रट लेंगे, 4 दिन पहले देख नहीं, लेंगे। कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्यों नहीं हो पाता ऐसा, मतलब वो ही बोलते हैं कि सर 4 दिन पहले सारी वीडियो देख लेंगे, सब नोट्स बना लेंगे, सब रट्टा बना नहीं नहीं, लेंगे। ये तो मतलब इम्पॉसिबल है। ये तो थैनोस भी होता तो वो भी नहीं कर पाता। वो भी नहीं करता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मतलब ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस आप एक हफ्ते में रट ले। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही वास्ट है। मतलब रटने से आप अब डर लगता है, मतलब अभी इनऑर्गेनिक आप कहाँ रहे, अब तो मतलब कहानियां आती हैं, कहानियां दिमाग में बैठ जाती हैं, कहानियां ही याद रहती हैं। रटना इतना मुश्किल भी नहीं है, मतलब है ना, उतना मुश्किल नहीं है याद करना। पहले जितना चीज है हवा कि बनी हुई थी इतना मतलब। कैसे रटे यार, इतनी सारी रिएक्शंस आ रही हैं इसको, वैसे तो NaAlO2 बन रहा है, तो AlO2 क्यों बन रहा है पता ही नहीं, बस बन रहा है, हमको यही पता था NaAlO2 बन रहा है। जब हाँ, आपने बताया कि AlO2 H2AlO2 उसको लिखते हैं तो हाँ। टूटता है H3AlO3 से, तब हमको इसका पता चला कि हाँ ये ऐसे भी होता है, इनको ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो रटना उतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको उनकी कहानियां पता होनी चाहिए। अगर आपको कहानियां पता है तो रटना इज वेरी सिंपल। राइट, राइट, बहुत ही बढ़िया यार। एक आखिरी सवाल पूछूंगा अभिषेक, कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम लोग रात को जो क्विज रखते हैं, उस क्विज ने मतलब क्या थोड़ा सा भी मतलब 0.1% भी कुछ कभी हेल्प किया, मतलब उस क्विज को लेके मतलब तेरा एकदम, क्या व्यू पॉइंट है? वो क्विज तो बहुत ही हेल्प करते थे, क्योंकि जो अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे, तो जो आपका एग्जाम टेम्परामेंट है वो सेट होता है कि हम मुझे 1 मिनट में क्वेश्चंस करते जाने। और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते, क्वेश्चंस वही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं।
जो अगर आप एनटीए के क्वेश्चंस देखें तो मतलब वही क्वेश्चन वैल्यूज डेफिनेटली चेंज कर देंगे, बट कंसेप्ट वही होगा क्वेश्चन फिजिकल में। इनऑर्गेनिक में तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं, बस हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा आपको, आपको सॉल्ट का कलर पूछेगा, तो जितने बार आप उनको देंगे आप उनको, और सॉल्ट के क्वेश्चन 30 सेकंड में आप बनाने की कोशिश कीजिए, तो उतना जल्दी जल्दी आपको याद होगा। सबसे बढ़िया तरीका रिवीजन का होता है क्वेश्चंस बनाना। रिवीजन करने का बेस्ट स्ट्रेटेजी इज क्वेश्चंस लगाइए, एक बार आप शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है रिवीजन के लिए। अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूँ तो आप कोई भी जेई के बुक, विशाल जोशी सर की बुक है, पीएमएस सर की बुक है, वीके जयसवाल सर की बुक है, आप उनको ले लीजिए। अभी आप अपनी शीट ही ले लीजिए न्यूक्लियस या बेंसल की, आप उनको लगाइए और टाइम बाउंड करके लगाइए, जल्दी जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने रिवीजन कर रहे हैं तो, अगर पहली बार कर रहे हैं तो आप ठीक है अपना टाइम लेकर बनाइए, लेकिन रिवीजन करते हैं आप इतना टाइम से इतना टाइम में, 1 घंटे में मुझे एकदम 60 क्वेश्चन बनाना है तो बनाना है मुझे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और लास्ट में अभिषेक, कोई हमारे अनअकैडमी के बच्चों के लिए कोई मैसेज कि हाँ मतलब। बच्चों के लिए मैसेज तो मैं यही देना चाहूंगा, केमिस्ट्री में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निग्लेक्ट ना करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी सवाल आते हैं, आप जीओसी पढ़ लीजिए, आप आइसोमेरिज्म पढ़िए, और थोड़े बेसिक नीम रिएक्शन, एल्डिहाइड पेनिसारो, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, ओजोनलिसिस, थोड़े बहुत रिएक्शंस को आप देख लीजिए, जिससे आपके नंबर, क्योंकि आप नहीं जानते कब क्या पूछ दे, उनका जो मन करेगा, क्योंकि कोई डिफाइंड सिलेबस होता नहीं, उनका जब जो मन करेगा वो पूछ देंगे। तो आपको एकदम फुल आपको तैयारी होना चाहिए, ताकि आप दे सके, अपियर कर सके एग्जामिनेशन में। तो आप पढ़िए चीजों को, एंड बायोलॉजी को भी आप नेग्लेक्ट ना करें तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत लोगों को काटा है। तो आप हाँ, बायोलॉजी को भी पढ़िए। अब जो चैप्टर्स मैंने बताया, जेनेटिक, साइकोलॉजी, रिप्रोडक्शन और इकोलॉजी, इन चैप्टर्स को पढ़िए, कंसेप्ट इन चैप्टर में, इन चैप्टर को पढ़कर आपको मजा भी आएगा। और भी आप टिश्यूज एंड प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। इन चैप्टर्स को पढ़िए, इंपॉर्टेंट है ये आपके एनएससीजेएस प्रिपरेशन के लिए। और बायो में आप 3-4 सवाल भी सही कर लेते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छा जाता है, तो आपका एनएससीजेएस एकदम निकल सकता है। बिल्कुल। यही मेरे बच्चों से गुजारिश रहे। जाते जाते एक चीज और अभिषेक, तूने हार क्यों नहीं मानी? मतलब जैसे बहुत सारे बच्चों को जब बाउंस हो जाता है तो वो भाग जाते क्लास छोड़ के, तेरे अंदर क्या मोटिवेशन का फैक्टर था? तू तो मुझे सिंगल भी बस है। तो मोटिवेशन का फैक्टर कहाँ था भाई के अंदर? किसके लिए, मतलब कैसा तू टिका रहा इस लड़ाई में? बस। मोटिवेशन तो मुझे हमेशा मेरे फादर से मिलता रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करते हैं वो मेरे लिए। तो मुझे ऑफलाइन कोचिंग में भी डाला, कभी उन्होंने मना नहीं किया मुझे कि पढ़ने से, कि तू इधर क्यों एडमिशन ले रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। तो जो पापा मुझे मेरे लिए करते हैं, तो मुझे करना था कि हाँ पापा ने मेरे लिए पैसा डाला है, अकेडमी में मुझे दिया है, पापा ने एडमिशन सब्सक्रिप्शन दिया है, तो मुझे करना है। वो जुनून आपके अंदर कभी बुझनी चाहिए। अगर वो आपके अंदर आग बुझ गई कि मुझे, मुझसे नहीं होता, अगर आप डिमोटिवेट हो गए, तो और बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट्स आते हैं, जैसे रिएक्शंस में हम देखते हैं, जो ऊपर, जब सबसे ऊपर पहाड़ चढ़ना होता है, तो जब आप एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट में होते हैं, स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, लेकिन जैसे ही आप थोड़े से नीचे आ जाते हैं तो आराम से प्रोडक्ट बना के स्टेबिलिटी पा लेते हैं। तो जब टॉप मोस्ट पॉइंट में, तो आपको अपने आप को शांत रखना है, आपको करते जाना है, हार नहीं मानना है बस। आपको जिससे आपको बहुत सारी चीजों से मोटिवेशन मिल सकता है, आप अपनी मम्मी से, अपने फादर से, किसी से भी आप अपने आइडल को देख सकते हैं, लेकिन मुझे करना है, बस ये अंदर होना चाहिए, मुझे करना है, करना है मतलब करना ही है। एग्जाम मैंने सोचा है, तो एग्जाम के बारे में अगर आप थिंक करते हैं तो उसके लिए आप निकाले ना निकाले वो मायने नहीं रखता, क्योंकि अपना 100% दीजिए वो एग्जाम निकालने के लिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। राइट राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है अभिषेक, हम लोग फिर चीजों को खत्म करते हैं। तेरे को आवाज आ रही है क्या? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी आवाज आ रही अच्छा गया था है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है अभिषेक, फिर चीजों को हम लोग खत्म करते हैं यार। ओके ठीक है, सर। बहुत अच्छा लगा तुझसे बात करके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि तू इसका सेकंड स्टेज फोड़े, तीसरा फोड़े, चौथा फोड़े, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करे भाई थैंक आखिरी यू सर। तक, और बहुत ही शानदार तरीके से करे। फिर एनएससीसी भी निकाले तो इस साल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे दोबारा बुलाऊं यहाँ पर कि भैया एकदम एनएससीसी सर, कैसे निकालते हैं, ये भी सिखाओ हमारे एकदम बच्चों को, आएंगे सर, है ना? आपका और आशीर्वाद रहा तो नहीं, एकदम बिल्कुल आएंगे। बेटा, हमेशा अच्छा करो, बहुत ही शानदार करो। और ऑल द बेस्ट अभिषेक, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, चल बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।